नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और एटमॉस्फेयर में ही एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना होती है जिसको हम कहते हैं हीट बजट अर्थात ऊष्मा बजट। ठीक, तो बजट का तात्पर्य यहाँ पर किस चीज़ से है? टेम्परेचर के संतुलन से है। ठीक है, किसके संतुलन से है? टेम्परेचर के संतुलन से है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, मान लेते हैं कि 14.5 डिग्री सेल्सियस है पूरे अर्थ का एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर। ठीक, लेकिन ये हर जगह के टेम्परेचर को नहीं दिखा रहा है। अर्थ के सरफेस पर ऐसी कई सारी विषमताएं मौजूद हैं, एक्सट्रीम्स कंडीशन मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती है। कुछ बिंदु ऐसे भी होंगे जैसे वॉस्टॉक स्टेशन, क्या नाम है? वॉस्टॉक स्टेशन, जो कि अंटार्कटिका में है और ये संभवतः विश्व का सबसे ठंडा इलाका है। टेम्परेचर यहाँ बताया जाता है कि लगभग -89 डिग्री सेल्सियस है। इसी प्रकार से अल अजीजिया नाम की जगह है, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर लगभग 57 डिग्री सेल्सियस का है। और डेथ वैली का नाम सुना होगा अपने यूएसए में, ये विश्व का सबसे गर्म स्थान है, लगभग 58 पॉइंट समथिंग यहाँ का टेम्परेचर है। तो एवरेज टेम्परेचर तो ये रहा अर्थ के एटमॉस्फेयर का, लेकिन कुछ प्रचंड स्थितियां भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ किसी न किसी तरीके से अपने एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, अर्थात संतुलित बना के रखती है। इस संतुलन को ही हम बजट कहते हैं। ठीक, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थ ये काम कैसे करती है, आखिर ये पूरा मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो ये तो कुछ प्रचंड दशाएं हो गई, लेकिन एवरेज के हिसाब से हमको देखना है। ठीक, तो आइए समझते हैं कि ये किस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए हमको एक बनाना पड़ेगा छोटा सा डायग्राम, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और चीज़ें आपको समझ में आएंगी आसानी से। ठीक, तो मान लेते हैं, हम मान ही लेते हैं कि ये क्या है? अर्थ का एटमॉस्फेयर जहाँ पर समाप्त होता है। ठीक, और हम ये भी मान लेते हैं कि ये अर्थ का सरफेस है। सरफेस आपको पता ही है कि काफ़ी अनइवन है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं प्लेन्स है, कहीं डेजर्ट्स हैं, कहीं नदियाँ बह रही हैं, कहीं समुद्र है। तो आप समझ रहे हैं कि अर्थ के सरफेस पर इतनी सारी विषमताएं पहले से ही मौजूद हैं। और जो प्रॉपर्टी है हीट की, वो डिपेंड करती है कि किस मीडियम के ऊपर पड़ रही है, वो कितना सॉलिड है, कितना लिक्विड है, कितना डार्क है और कितना लाइट है, जिसको हम एल्बिडो भी कहते हैं। उसकी भी चर्चा कर लूँगा थोड़ी सी अभी, एल्बिडो क्या चीज़ है। तो हमें निकालना है इसका एवरेज। तो सन से निकलने वाली जो रेज हैं वो अर्थ के सरफेस पर पूरी तरीके से नहीं पहुंचती, उसका मिलियंथ पार्ट ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचता है। तो हम मान लेते हैं कि अर्थ में पहुंचने वाली जो ऊर्जा की इकाई है वो कितनी मान लेते हैं हम? 100 यूनिट्स, अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने वाली जो इकाई है उसको हमने मान लिया 100 मान लेते हैं। ठीक, तो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस कितना मान लिया हमने? 100 यूनिट। अब जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एटमॉस्फेयर में भी कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब करने की क्षमताएं मौजूद हैं। तो जैसे ही ये 100 इकाइयाँ पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर वाले पार्ट में पहुंचती हैं, तो यहाँ पर लगभग 14 यूनिट, इसको मिटा देता हूँ छोड़ी, लगभग जो 14 यूनिट्स हैं उसको तो एटमॉस्फेयर का ये वाला पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? पहले ही क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तो 14 यूनिट इसको मिल गई, एटमॉस्फेयर को मिल गई। बाकी बची जो 35 यूनिट्स हैं, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, 14 यूनिट हो गई। बाकी बची जो 35 यूनिट्स हैं ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, कुछ क्लाउड्स इसको रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहे हैं। 2 यूनिट उसको आते समय, ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन की बात हो रही है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, अर्थात आने वाली क्या? सूर्य की
विकिरणें, ठीक, जिसकी हमने कितनी इकाई ले रखी है 100। 14 इकाइयाँ यहीं पर ही क्या कर ली गई, एब्जॉर्ब कर ली गई, अर्थात अवशोषण हो गया इनका और एटमॉस्फेयर ने उसको अवशोषित कर लिया है। 35 यूनिट एटमॉस्फेयर के ही द्वारा अधिकतर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो 35 + 14 कितना हो गया, 49 हो गया। तो ये तो चलेगी वापस, इनमें से अधिकतर रोल किसका है, क्लाउड्स का है। रिमेनिंग 51 यूनिट जो ना तो रिफ्लेक्ट बैक हुई है और ना ही एब्जॉर्ब हुई है, ये अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाती है, अर्थ के सरफेस पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती हैं, जो सन से आती हैं, ये होती हैं शॉर्ट वेव होती हैं। ध्यान दीजिएगा बात पे, ये कैसी होती हैं, शॉर्ट वेव होती हैं। लघु तरंग कहते हैं इसको हम, क्या कहते हैं, लघु तरंग होती है, शॉर्ट वेव होती है। शॉर्ट वेव की खास बात यह है कि इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्या काफ़ी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी, अर्थात आवृत्ति काफ़ी अधिक होती है। तो जिस वेव की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हो उसमें फैलाव कम होगा और वो एक ही दिशा में भेदते हुए जाएगी, यानी कि इसकी हाई पेनिट्रेशन पावर होगी, हाई पेनिट्रेशन पावर। भेदते हुए क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को चीरते हुए कहाँ पहुंचेगी, यहाँ पर। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। आती हुई सूरज की जो किरणें हैं, जिनका नेचर क्या है, शॉर्ट वेव है, आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। वो पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने के लिए कारक नहीं मानी जाती। तो फिर हमारे पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता कैसे है, अब देखते हैं कि कैसे होता है। तो जब इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे पड़ती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सरफेस अलग अलग प्रकार के हैं। 72% तो ओशियंस ही हैं उसमें, और वहाँ 28% वो लैंड है। तो हम एक एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक। तो ये कितनी है, 51 यूनिट। तो 51 यूनिट अर्थ के सरफेस पे पहुंची, अर्थ के सरफेस ने इसको क्या करा, एब्जॉर्ब किया। अर्थ के सरफेस ने क्या किया, इसको एब्जॉर्ब किया और रेडिएट बैक किया। इसे ठीक ऐसे समझिए कि जैसे आपने गर्म तवा गैस पे रख दिया है, गैस ऑन हुई, तवा गर्म होता गया और वो गर्म हो गया। आप महसूस कर सकते हैं उससे आने वाली रेडिएशन काफ़ी गर्म होगी। अगर आप अपने नज़दीक लेकर आते हैं तो उसकी आंच आपके चेहरे तक आ सकती है। दिस इज़ कॉल्ड रेडिएशन, ठीक। अब ये जो रेडिएशन है, बात बदल गई। ये रेडिएशन कैसी है, लॉन्ग वेव है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसका रंग बदल देता हूँ पहले। तो जो आने वाली जो रेडिएशंस हैं वो तो कैसी हैं, शॉर्ट वेव है, लेकिन वापस जाने वाली कैसी हैं, ये लॉन्ग वेव है। ये लॉन्ग वेव है, मैंने यहाँ पर लिख दिया लॉन्ग वेव। इस 51 इकाइयों में से जब ये लॉन्ग वेव रेडिएट बैक होती है तो हमारा एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कितना, 34 यूनिट। कितना एब्जॉर्ब कर लेता है, 34 यूनिट एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो रिमेनिंग जो 17 यूनिट्स हैं वो एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होती और वो बाहर चला जाता है, कहाँ पर, स्पेस में। तो इस प्रकार हमने देखा कि एटमॉस्फेयर को आते समय 14 यूनिट मिल जाती हैं और रेडिएशन के दौरान कितनी मिल जाती है, 34 यूनिट। इस प्रकार टोटल मिलने वाला जो रेडिएशन है एटमॉस्फेयर के अंदर वो हो जाता है कितना, 48 यूनिट। और लॉस्ट टू द स्पेस कितना हो जाएगा, 52 यूनिट। तो देखा आपने कि अर्थ के एटमॉस्फेयर ने या अर्थ ने खुद किस तरीके से जितनी की आवश्यकता थी उतना अवशोषण किया और बाकी क्या कर दिया, बाहर स्पेस में भेज दिया। तो अर्थ को मिली कितनी टोटल यूनिट, 48 यूनिट। अब इसी 48 यूनिट से हमारे वहाँ गर्मी भी है, ठंडक भी है, सब है। तो ये जो मेंटेनेंस है अर्थ का, बड़ा ही ज़बरदस्त मैकेनिज्म है। अगर ऐसा नहीं होता फिर तो लगातार गर्मी ही बढ़ती चली जाती।
तो इसको कंट्रोल करने के लिए कई सारे कारक या फैक्टर्स माने जाते हैं। पहली बात तो ये कि अर्थ जो रोटेट करती है तो उसका एक हिस्सा सन की तरफ रहता है, वो हमेशा नहीं रहता। 24 घंटे में 12 घंटे वाला हिस्सा जो है आधा तो काला रहता है, वो रात की वजह से। तो एक ये भी वजह है कि उसको समय मिल जाता है, एवरेज निकल जाता है, जितनी एनर्जी उसको मिलती है हीट के फॉर्म में वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। आप गर्मी के दिनों की भी अगर हम बात करें तो कम से कम एक बात तो पक्की है कि दिन और रात में फ़र्क रहेगा, दिन का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, रात का कम रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारे मैकेनिज्म मिलकर क्या करते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग 14.5 डिग्री सेल्सियस है। ये है एवरेज टेम्परेचर अर्थ के एटमॉस्फेयर का। यहीं से हम उस फिनोमिना के बारे में भी जान सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के। ग्लोबल वार्मिंग में जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो औसत तापमान है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था इंग्लैंड में, तब से लेकर अब तक लगातार हमने कार्बन का उत्सर्जन कर दिया। तो सारी कवायद पूरे विश्व भर के देशों में ये है कि किस प्रकार से अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ने ना दिया जाए, और जितना बढ़ चुका है उतने तक ही सीमित रखें। इसके लिए बैठक जारी है। कहाँ जारी है? दुबई में। इसको हम कहते हैं COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 28th मीटिंग है। इस पर चर्चा अभी जारी है और ये मीटिंग चलेगी 12 दिसंबर तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर शिरकत करके आ चुके हैं और ग्रीन क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। वो एक एनवायरमेंटल इश्यूज़ है, उसका संबंध सीधे किससे? ज्योग्राफी से ही है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अर्थ स्वयं क्या कर लेती है? मेंटेन कर लेती है। इस चीज़ से हमें एक चीज़ और समझ में आती है, क्या? वो शॉर्ट वेव वाला कॉन्सेप्ट और लॉन्ग वेव वाला। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये मामला क्या है ना। शॉर्ट वेव की भेदन क्षमता काफ़ी ज़्यादा है भाई। लॉन्ग वेव अंदर कैद हो जाती है। एग्जाम्पल ग्रीन हाउस इफेक्ट। एग्जाम्पल क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गैस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी इस कॉन्सेप्ट को हम लागू कर सकते हैं। कैसे? कि जैसे मान लीजिए कि कोई कार है, अक्सर मैं इस एग्जाम्पल को ही बताता हूँ बच्चों को। कार के शीशे चारों तरफ से बंद हैं और इंजन उसका ऑन नहीं है। सनरेज आई अंदर, और आप समझ सकते हैं कि कार के अंदर का टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है गर्मियों में। जाड़ों में भी अगर आप तुलना करें बाहर और कार के अंदर के टेम्परेचर की बिना स्टार्ट हुए, तो अंदर का टेम्परेचर क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर भी वही शर्त लागू हो रही है कि कैसे शॉर्ट वेव शीशे के जरिए, उस कांच के जरिए भेदते हुए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई है, अंदर चली गई, और अंदर कार का जो मटेरियल है, कार की गद्दी है, डैशबोर्ड है, उसने उसको क्या कर लिया? एब्जॉर्व कर लिया, और रेडिएट बैक कर रही है। रेडिएट बैक करते समय वो कैसी चेंज हो जा रही है? लॉन्ग वेव। लॉन्ग वेव में पेनेट्रेटिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लॉन्ग वेव में पेनेट्रेटिंग पावर नहीं है, अर्थात टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाएगा, और जिस रास्ते से सनरेज अंदर आई थी उसी रास्ते से वो बाहर नहीं जा पा रही है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 हो गई है, और लगातार तुम देखोगे कि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। किसका? कार के अंदर का। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल लेवल पे देखें तो अब कार मान लो किसको? पूरी दुनिया को। और मान लीजिए कांच किसको मान लेंगे हम? कांच तो हमने खुद ही बना दिया। किसमें? अपने एटमॉस्फेयर में। कैसे? एक ऐसी परत बना दी है कार्बन का उत्सर्जन कर करके कि जो सनरेज को आने तो देती है, जाने नहीं देती पूरी तरीके से, इसी की तरह। और हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस अर्थात हमारा हाउस, ग्रीन हाउस अर्थात अर्थ का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। एंड दिस इज द कंसर्न, ग्लोबल कंसर्न। तो ये रहा आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट का फिनोमिना, ग्लोबल वार्मिंग, शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव एंड हीट बजट। ठीक है, तो अर्थ तो अपना मेंटेन करके चलती है, गड़बड़ उसमें सारी हम कर रहे हैं, है ना। बातों बातों में मैंने अभी आपसे एक चीज़ का जिक्र और किया था जिसको हम कहते हैं एल्बिडो। आइए उसको भी देख लेते हैं, क्या चीज़ है एल्बिडो। आप समझ लीजिए कि किसी सरफेस की रिफ्लेक्ट करने की क्षमता को कहते हैं, साधारण भाषा में अगर आप समझें तो। जैसे इस बोट का कलर ब्राउन है अभी, अगर मैं इसको वाइट कर दूं तो उसका एल्बिडो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा।
डार्क जो सरफेस होता है उसका एल्बिडो कम होता है। ठीक, जैसे ये मान लीजिए सफ़ेद रंग है, यहाँ पर पड़ने वाली जो सनरेज हैं इसमें पूरी पूरी संभावना है कि क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। इट मीन्स द एल्बिडो ऑफ लाइट कलर्स आर हाई, एट द सेम टाइम द एल्बिडो ऑफ डार्क सरफेस इज लेस। तो एल्बिडो भी रिस्पॉन्सिबल है कि सरफेस के टेम्परेचर को कितना होना चाहिए इसके लिए। पहाड़ के इलाके में बर्फ़ पड़ी है ताज़ी ताज़ी सफ़ेद, तो वो बहुत दिनों तक पड़ी रहती है। इसलिए पड़ी रहती है क्योंकि एक तो काफ़ी ऊंचाई पे है, ठंडक वैसी है, ऊपर से उसका रंग भी सफ़ेद है, तो उसका एल्बिडो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। दिसंबर जनवरी के महीने में नैनीताल के ऊंचे पहाड़ों में, उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाएगी। हम देख सकते हैं कि वहाँ का एल्बिडो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। सनराइज पड़ने के बावजूद भी इतनी आसानी से नहीं पिघलेगी वो, क्यों? क्योंकि वाइट कलर का है। वहीं उत्तर प्रदेश के जो प्लेन्स हैं, ग्रासलैंड्स कह सकते हैं, जहाँ पर घास के मैदान हैं, ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर का एल्बिडो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, अर्थात गर्मी ज़्यादा होगी। इसीलिए सलाह दी जाती है गर्मियों में वाइट कपड़े पहनने चाहिए ताकि आपको गर्मी कम महसूस हो। तो ये रहा एल्बिडो। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपीएससी में किस तरह का क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। तो कुछ सरफेस दे देगा आपको और कहेगा एल्बिडो के अकॉर्डिंग इसको क्रम में लगाएं। जैसे बहता हुआ पानी यानी कि मूविंग वाटर, स्टिल वाटर, ग्रासलैंड, इस तरीके से सरफेस दे देगा आपको और आपसे पूछेगा एल्बिडो के अनुसार इसको क्रम में लगाएं। है ना टफ क्वेश्चन? लेकिन क्या इन सब की जानकारी किताबों में मौजूद नहीं है? बिल्कुल है जी, तभी तो क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिए। अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो इन बारीकियों पे ध्यान देना होगा। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। और पढ़ाई अपनी करते रहिए, धीरे धीरे, स्लोली बट श्योरली इस पे लगे रहिए। होपफुली आने वाले समय में आपका एग्ज़ाम क्लियर भी होगा। ओके, थैंक यू सो मच।